हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। आज हम मौजूद हैं मिसिसागा के कैपिटल बैंक्वेट हॉल में, जहां पर रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के अरशद भट्टी और हिल टॉप फाइनेंशियल के वाजिद मलिक के ज़ेर एहतमाम एक ईद मिलन डिनर हो रहा है। आइए प्रोग्राम में आगे जाने से पहले इस ईद मिलन डिनर की चंद झलकियाँ देखते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के ईद मिलन डिनर में आपको खुशामदीद कहते हैं वाजिद मलिक साहब के ताउन से। हर साल हम ये प्रोग्राम आपके लिए कोशिश किया करते हैं पेश करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप अपनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे स्पॉन्सर्स का भी बहुत शुक्रिया। वाजिद मलिक का मोहब्बत और प्यार भरा सलाम, और आई होप कि वी विल एंजॉय दिस नाइट एंड वांट यू टू गिव अ बिग हैंड फॉर अरशद भट्टी। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर अरशद भट्टी। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आप तो को बिठाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। कुछ लोग शायद नाराज़ हुए हों, लेकिन हमने हद्दुल मुमकिन कोशिश की कि आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करें। अगर कहीं कोताही हुई तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अरशद भाई का शुक्रिया अदा हमें ज़रूर करना होता है। भाई अरशद भाई इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए लाते हैं और हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं, और परदेश में बैठकर हम एक साथ मिलकर मनाते हैं। अरशद हो सकता है कल मुझको वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख उसको मुझसे कैसे कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करे। हमारा पाकिस्तान है, हम शान हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, माँ की दुआ। ये देखा जैसा रश हुआ था हमारी आंखों के संग, गोरी तुम बोले से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो। कभी हमने ये समासन नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों मेरा बंदा ढूंढते आए, कितने काले हो रहे जा वो कति हंस को चढ़ाया था मेरा जट्टू, मेरा जट्टू चढ़ाया था तुम्हें दिया था खून मन के जतिया दूर परदेस गया मैं तू बचिया। आपने इस म्यूज़िकल डिनर की झलकियाँ देखी, आलमगीर की परफॉर्मेंस भी देखिए। आइए आलमगीर का खुसूसी इंटरव्यू देखते हैं। हमारे साथ हैं नन अदर दैन आलमगीर साहब। आलमगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ओ कनाडा को वक्त दिया। आप एक तवील एक सफ़र है आपके म्यूज़िक का, उसमें गैप भी था, उसमें अरूजो ज़वाल भी आए, लेकिन आपने जो हिस्ट्री लिखी मौसीकी की तारीख़, मैं कह सकता हूँ कि बाकायदा तौर पे सुनहरे हरूफ से जो आपकी आवाज़ का जादू भी इंडो पाक में पूरी दुनिया में फैला। तो आपका जो गैप था, समझते हैं आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा था या उसको आपने निकाल दिया? 20 साल गालबन मुझे लगता है कि 20 साल आपने स्क्रीन का बाइकाट कर दिया, गाया नहीं। तो वो सफ़र कैसा लगता है? ये जो आपने कहा जो गैप था, मैं समझ रहा था कि मेरा जो 20 साल, मैंने 93 तक मैंने गाता रहा और उसके बाद मैंने छोड़ दिया मेरे 20 साल, तो मैं समझा था कि शायद वही एंड था। लेकिन बीच में बहुत बुशरा अंसारी और
जियो और एयरवाई का हमने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, तो मैं चला गया था 2006 में। तो जब प्रोग्राम किया था वहाँ गया तो लोगों ने जिस तरीके से मुझे रिसीव किया और कि जैसा कोई उन लोग मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल रो रहे थे, कहते कि आप हमें छोड़ के चले गए। ये सब देखने के बाद मैं तो इतना गिल्टी फील किया कि मैं अपना ही सोचा और सोच के चला गया। इन लोग जिन लोग सारी ज़िंदगी मेरे पूरे करियर इन लोग मेरे फैंस थे और मुझे प्यार करते थे, उनका मैंने नहीं सोचा और मैं चला गया, तो मुझे बहुत गिल्टी फील। उसकी क्या वजह थी? आप पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? उसमें 2-3 वजह आते। एक तो है कि मैंने बहुत जो 20 इयर्स मेरे थे वो इतनी राउंड द क्लॉक आई वाज वर्किंग कि इसलिए कि मैं खुद कंपोज मेरे गाने में खुद ज़्यादातर गाने मैंने खुद ही बनाए मेरे गाने, तो वो रिकॉर्ड करना कंपोज करना इतना टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस फिर कॉन्सर्ट्स फिर वर्ल्ड टूर और ये वो सब मिला के ऐसा था कि मैं एक साइकिल में घूम रहा हूँ, मुझे कोई सोने का टाइम नहीं, मेरा अपने लिए कोई टाइम नहीं है, ये सिर्फ बस इस म्यूज़िक इतना। और स्पेशली वहाँ उस वक्त सिर्फ इतने सिंगर्स तो नहीं थे, सिर्फ मैं ही था और शेकी थे, बस दैट्स इट। तो इसलिए सारा बोझ जो है ना हमारे सर पे होता था। तो ये 20 इयर्स करने के बाद मैं इतना मतलब इस साइकिल से मैं मुझे आपको बयान नहीं कर सकते उसे। अच्छा, ये भी था पाकिस्तान में जहाँ पे आप जाते थे रश लगता था, ऑटोग्राफ्स और एक वो जो सिल्वर लाइट एक लाइफ है। उसके बाद आप अमेरिका में आ गए तो यहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज़ लोगों ने पहचाना भी नहीं होगा, तो फील नहीं हुआ कि एक आलमगीर इतने शोहरत याफ्ता शख्स जब मॉल में जा रहा है कोई शख्स पहचान नहीं रहा? उसी से तो मैं भाग गया कि अब मुझे कोई नहीं जानता, मैं अब आराम से फ्रीली घूम सकता हूँ, जहाँ जर्दी मैं चड्डी पहन के घूम जाऊँ, मैं शॉर्ट पहन के मैं स्विमिंग कर रहा हूँ यहाँ जहाँ मर्जी चला गया, मुझे ये नहीं कि कोई सब मेरे पीछे पड़ गए। इसी का तो मैं भूखा था। अच्छा, ये लाइफ चाह रहे थे आप कि थोड़ा सा लाइट से कैमरे से थोड़ा सा दूर हो? ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ज़ाहिर है बाद में जब मुझे फील किया फिर आप? मुझे फील किया कि मैंने बहुत गिल्टी फील किया कि मुझे दोबारा वापस आना। मिस्टेक थी आपकी? मिस्टेक बिल्कुल जो नाजरीन की तरफ से मेरे फैंस की तरफ से डेफिनेटली ये मिस्टेक थी जो मुझे नहीं पता था। एक्चुअली मैंने जान के नहीं किया था। जब मैंने वो जो 2006 में जब गया था प्रोग्राम किया, लोग जिस तरह में मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि उन लोग मेरे लिए वेट करते रहे। ओह, मेरी तो जान निकल गई थी। मैं समझा था मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं किसी को दुखाता नहीं हूँ, लेकिन वो देखने के बाद मैंने अपने आप को ऐसा गिल्टी फील किया, मैंने इतनी मिलियंस लोगों को दुखाया। तो मैंने कहा कि अब मेरी जितनी भी ज़िंदगी रह गई है मैं सब उनको दूंगा। एक गिटार के साथ आपने अपने फ़न का आगाज़ किया, कैसा लगा? वो भी एक यादगार है। जब मैं कराची आया था तो मेरे पास सिर्फ एक गिटार था और गिटार में एक एक्स्ट्रा एक शर्ट थी। तो एक लंबी कहानी है जो किस तरीके से ऐसा होता है कि जब मैं आया था तो जिसके घर में मुझे जाना था रहना था, मेरे चचा बहन थी, तो उनके घर जाना था, उन लोग बांग्लादेश चले गए। मैं अकेला, फिर मैं चलते चलते झील पार्क नज़र आया और उस वक्त वैसे ईस्ट पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तान में वो बांग्लादेश नहीं बना था, वो ईस्ट पाकिस्तान ही था। तो मैं चलते चलते मैंने वो झील पार्क के सामने गया, वहाँ मैंने कहा मैं क्या किया, मैंने बगैर पूछ के कि उन लोग है भी नहीं कि नहीं, अब कोई भी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ अब मैं कराची में। मैं झील पार्क पहुँचा, वहाँ जाके मैं बैठ गया वो पाम ट्री के नीचे और बस गिटार अपना मेरे पास था, उसी को तकिया बना लिया उसके केस को, और फिर मैं सो गया वहीं रात को झील पार्क में। फिर उसके बाद जो मेरी कहानी है वो एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से फिर मैं स्टार बन जाता हूँ जो मेरे जहन में नहीं था। हम कनाडा में आकर कुछ वैल्यूज़ को खोते जा रहे हैं और बाज़ घरानों से शिकायत हैं कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, सीनियर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं करते जिसके वो हकदार हैं। ये है आज का सवाल जिसका जवाब हासिल करेंगे आफ्ताब रिजवी से। ये आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ है, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में भी जो है बुज़ुर्गों की वो अहमियत, वो मोहब्बत और वो अदब व एहतराम नहीं रहा जो कि किसी ज़माने में हुआ करता था। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। ये किसी भी औलाद के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए, किसी भी कबीले के लिए
इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिन लोगों ने उसको पैदा किया, जिसने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब वो अपने कदमों पे चलने के काबिल हो गया, खड़े होने के काबिल हो गया, दौड़ने के काबिल हो गया, तो फिर उसने कहा कि यार हमारे बाप को तो कुछ भी नहीं पता है, हमारी माँ तो बहुत ज़ईफ़ है, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम है, और उनको दरगुजर कर दिया, उनको इग्नोर किया और उनको बिल्कुल एक ऐसी मखलूक बना दिया कि जिससे ना तो आप कभी बात करें, ना कभी जिसके साथ बैठें, और फिर ये समझे कि ना उसको इस बात की ज़रूरत है कि आप उसके गले में बाहें डालें, ना उसको इस बात की ज़रूरत है कि वो नए कपड़े पहने, ना उसको इस बात की ज़रूरत है कि उसको कोई तफरीह कराई जाए। ये माहौल पाकिस्तान में भी है, ये माहौल कनाडा और अमेरिका में भी है। यहाँ आके हमें ये लगता है कि चूँकि यहाँ सीनियर्स जो हैं वो सीनियर्स होम होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन आप एक बात ये देखें कि जो औलाद का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता होता है, वो रिश्ता एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो मैकेनिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है, वो सेंटीमेंट्स का रिश्ता होता है। इस रिश्ते में जब भी ज़रब लगेगी तो ये रिश्ता कमज़ोर होगा और बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को तकलीफ़ होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सोसाइटी में जैसा जैसा मटेरियलिज़म बढ़ता जा रहा है, जो कि अब पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ पैसे की इजाफ़ा हो रहा है, जहाँ पैसे की तलब बढ़ रही है, वहाँ पे खूनी रिश्तों के में जो है उसकी क़ुव्वत में और उसके एहतराम में कमी आ रही है, जो कि अल्टीमेटली माशरे पर इम्पोज हो रही है और माशरा हमारा बेहिस होता चला जा रहा है। जिस सोसाइटी में भी बुज़ुर्ग की इज़्ज़त नहीं होगी, जिस सोसाइटी में माँ बाप की इज़्ज़त नहीं होगी, वो सोसाइटी मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि वो एक ऐसी गहराई में जाएगी, ऐसी जगह जाके गिरेगी कि वहाँ से उसका उठना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से औलाद और माँ बाप के हवाले से जब हम देखते हैं कि माँ बाप बहुत रुल रहे हैं, माँ बाप इग्नोर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में कहा है ना कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, वो इसी के लिए हमारी जैसी औलादों के लिए कहा है जो कि अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते और उनको बिल्कुल ज़ईफ़ी में, जबकि उनको सबसे ज़्यादा आपकी मदद की ज़रूरत होती है, उनको अकेला छोड़ देते हैं। इस रुझान को यकीनी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है और अपने अपने रवैये में हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे माँ बाप और हमारी सोसाइटी के जो बुज़ुर्ग हैं वो तन्हा ना रह सकें। तो मैं हूँ नूर, आप देख रहे हैं ओ कैनेडा विद बदर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने आगाज़ किया 70s में, कब महसूस हुआ कि यार ये जो आलमगीर है अब आलमगीर बन गया है? कोई कौन सा गीत था जो आप समझते हैं कि यार इसने मुझे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया? एक गाना तो पहला गाना मैं कह सकता हूँ, देखा ना था कभी हमने ये समा, वो था। फिर एक ये शाम और तेरा नाम और मैंने तुम्हारे गागर से पानी पिया था। ये 3 गाने जो है ना तो मिलके ऐसा कर दिया कि वो मेरे ख्याल में मैं आलमगीर बन गया। सही। अच्छा, उस वक्त तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं था, शेखी साहब थे, आप थे, और फीमेल सिंगर्स में कौन था उस वक्त नहीं थे कोई। जो थे वो फिल्म के सिंगर्स थे, नाहिद अख्तर, मेहनाज थे, रूना लैला। बट मैं तो नॉन फिल्म सिंगर टाइप का सिंगर, जो पहली दफ़ा आई थिंक मैं था जो खुद सिंगर, जो जैसे अहमद रुश्दी, नूरजहान, मेहदी हसन, जितने थे भी, वो फिल्म के गाने से उनका मशहूर होना ये था, लिंक थे फिल्म के गाने। लेकिन मेरा एज ए इंडिविजुअल अपने गाने से को कंपोज करके टीवी में गा रहा हूँ अपना ही गाना, तो उस तरीके से पहला था मेरा जो मैं मशहूर हुआ अपने गानों से, अपनी ये परफॉर्मेंस से। तो वो एक नया चीज़ जो ट्रेंड शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। और परफॉर्मेंस भी दी आपने, एक तो शायरी थी, कंपोजिंग थी, फिर परफॉर्मेंस थी कि मैंने तुम्हारी घाघर से। साथ साथ अगर आप गुनगुनाएंगे तो देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा
था मैं याद करो, सुन लो ज़रा गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो। आपने लिखा खुद था? ये मैंने धुन मैंने बनाया, हालांकि ये म्यूज़िक जो ये एक गुजराती फोक है, वही गुजराती फोक को लेके मैंने इसका धुन मैंने खुद ही म्यूज़िक बनाया था। तो मुझे खुशी हुई इस बात से कि मैंने ही म्यूज़िक सारा किया था, तो उसके बाद ये मशहूर। अच्छा, कोई आप समय इतना मसरूफ़ किया आपने? मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, मेरे ऐसे था कि मेरे सर्कल्स में इतने फ्रेंड्स थे, जो लड़के भी लड़कियां भी। तो मैं बहुत एक वाइड इम्प्रेशन मेरा इसमें था हमेशा, कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ जाना, कि एक की लड़की को सिर्फ पसंद करना। वो मेरा एक आई यूज्ड टू लाइक एवरीबॉडी, सबसे मैं दोस्ताना रखता था। तो बिकॉज म्यूज़िक मेरे लिए इतना पावरफुल एक फ्रेंड था मेरे लिए कि उसके आपको कुछ और कोई नज़र नहीं आया म्यूज़िक के अलावा? ये जो आपका गाना था, ये अगर गुनगुना दें तो हमें भी अच्छा लगेगा और जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। और गिटार भी आपने साथ साथ रखा है? मेरे बिल्कुल गिटार वही मेरा साथी, शुरू से ही मेरा साथी और रेडी वाले। और पुराने गिटार मौजूद हैं, किसी को गिफ्ट कर दिए? वो मेरी मम्मी के घर में वो वॉल पे टंगे हुए हैं थे, तो उसके बाद जब मेरी मम्मी की फौत हो गई तो मेरे बहन के घर में है। अभी महफूज हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप खुद तो अपना गाना सुन रहे हैं, लेकिन दिल चाहता है कि किसी और सिंगर का भी गाना सुने, कभी उदासी में, कभी रोमांटिक अगर कोई माहौल है, तो किस सिंगर को पिक करते हैं आप? मैं वो अच्छे अच्छे गाने होते थे वो तो सुनता ही था, लेकिन चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, या कहीं किसी और ज़बान में हो। जैसे जापानीज़ गाने मुझे बहुत पसंद है, जापानीज़ फोक, जापानीज़ और कोरियन गाने हो। मैंने तो 17 लैंग्वेजेस में मैं गा चुका हूँ, तो मैं तो दूसरों को भी अच्छे अच्छे गाने तो मैं ज़रूर सुनता था। कोई एक आध होता है ना कि अब थोड़ा सी उदासी है यार, ये ऑन करूँ मैं, कोई ऐसा? मैं हाँ, मेहदी हसन साहब को मैं सुनता था। कौन सा गाना? मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से। और अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो आप सेटिस्फाइड हैं कि अच्छा किया, पाकिस्तान भी छोड़ा और फिर अमेरिका में फिर वापस गए, तो या कोई रिग्रेट फील करते हैं कि यार ये मैं काम ना करता तो मैं ज़्यादा खुश होता? नहीं, मैं कहता हूँ कि बिकॉज वो जो ज़िंदगी हर इंसान का अल्लाह मियां ने ऐसे इस तरीके से जा रहा तो उसी से मैं कहता हूँ वो सब बना हुआ था, वही हिस्ट्री मेरे लिए वो पहले से ही बना हुआ था कि ये होगा मेरे साथ। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि मैंने वो 20 इयर्स जो मैंने करियर में दिया पहले, और उसके बाद मैं बहुत खुश था कि पाकिस्तान ने इतना मोहब्बत, इतना प्यार दिया मुझे कि मुझे एक बादशाह बना दिया पाकिस्तान ने। ये मेरा दिल में सबसे बड़ा अवार्ड है ये मेरे लिए। तो उसके बाद जब इतने 20 साल के बाद वापस गए तो फिर लोग वेट कर रहे थे मेरे लिए, जैसे मैं गया ही नहीं था। एक अल्लाह ताला तो आपके साथ है ही, आपके फैंस की दुआओं से आपको नई ज़िंदगी मिली। आजकल का म्यूज़िक सुनते हैं आप और सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि आजकल तो ऐसे लगता है जैसे जो रिच पेरेंट्स के बच्चे हैं वो पैसा लगा के इस तरह का को काम कर रहे हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं या इन नए लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, पहले मुझे याद है कि जब नए वो सारे बैंड ये वो आए तो कुछ म्यूज़िक अच्छा नहीं था, कोई उसमें से अच्छे निकले थे। लेकिन बाद में जब आतिफ असलम और अली ज़फ़र आए तो उन्होंने मेलोडी को वापस लाए।
उससे पहले मेलोडी नहीं थी, ना शायरी थी, वो सारा ढिंग 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 ड्रम और गिटार ये सब था। लेकिन आतिफ असलम और अली ज़फ़र ने वो मेलोडी को वापस लाए। फिर जब शफ़क़त आया, राहत फ़तेह अली आए, इन्होंने वापस हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक, हमारा जो कल्चर, हमारा इतना रिच म्यूज़िक है हमारा पाकिस्तान का, उसको वापस लाए। जब से म्यूज़िक अच्छा हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो अब इंडिया को भी जाके उन्होंने हंगामा मचा दिया इन लोगों ने, तो मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा मेलोडी और हमारा जो कल्चरल, हमारा जो प्योर म्यूज़िक है पाकिस्तान का, वो वापस आ गया है उस चीज़ के उसमें। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इंशाल्लाह फिर फ्यूचर अच्छा। किसी नई एल्बम पे काम कर रहे हैं? हाँ, एक तो मैं गज़ल का एक एल्बम कर रहा हूँ और एक मेरे अपने पुराने गाने को नई रीमिक्स कर रहे हैं? रीमिक्स नई म्यूज़िक से, आज के म्यूज़िक से ब्लेंड करके वापस लाऊंगा। सही। अच्छा, आप अगर मैं कहूँ कि एक आलमगीर की इतनी 40 साल, बहरहाल जब आप गायब भी हुए तो म्यूज़िक तो फिर म्यूज़िक के साथ तो कुछ वाबस्ता रहे, तो 40 साल की ज़िंदगी में जो आप समझें कि बहुत अरूज का वक्त था, उसमें क्या फ़ील करते थे कि यार बस अब तो दुनिया बस यहीं पे ख़त्म है? और कभी प्राउड फील हुआ या क्या आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे पाकिस्तान के फ़नकार, सिंगर्स, अदाकार वगैरह जब टॉप पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो उनको कुछ नज़र भी नहीं आता। हाँ नहीं, मैं कभी भी, मुझे मेरा जो फेम है, मशहूरियत है, वो मुझे अफेक्ट नहीं किया। मैं हमेशा बिल्कुल आम इंसान की तरह मैं हमेशा रहा हूँ। सिर्फ मैं जब स्टेज में होता था तो मैं एक स्टार होता था, लेकिन जब मेरा शो ख़त्म हो गया, मैं स्टेज से उतर आया हूँ नीचे, तो फिर मैं स्टार नहीं हूँ, फिर मैं बिल्कुल आम जैसे तो फिर मैं सब मेरे साथ फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, ऑटोग्राफ। जब तक आखिर इंसान मेरे से वो नहीं किया, तब तक मैं वहाँ से जाता नहीं था। इसलिए मैं समझता था इन्होंने मुझे इनकी वजह से मैं मशहूर हूँ, इन्होंने मुझे पसंद किया तो मैं मशहूर हुआ। तो मैं इसलिए हमेशा एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग मैंने लोगों से मिला हूँ ना, हमेशा ये मेरा ये था, आज तक भी मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा, कोई वाक़या ऐसा जो भूल नहीं पा रहे आप? ऐसे मेरे ख्याल में जब देखा ना था, गाया था, तो ये मैं उसके बाद क्या होता है, क्रिकेट मैच हो रहा था, इमरान खान भी टीम जब खेलना शुरू किया था, उस वक्त क्या होता कि जब स्टेडियम में गाना होते थे, प्रोग्राम क्रिकेट होते थे, तो जब टी ब्रेक, लंच ब्रेक आता था तो यही देखाना था। कभी हमने ये समय ये गाना चलाते थे, वो ईरानी लड़की के साथ ओरिजिनली मैंने गाया था, वो चलते थे। तो मुझे कैसे पता चलता था कि मेरा घर पे टीवी बंद है, तो मुझे पड़ोस से आवाज़ आती थी, लड़कियों की चीखने की आवाज़ आती थी, तो मैं समझ जाता था कि मेरा वो देखा ना था गाना जो है ना वो टीवी में आ चुका है। तो मैंने वो ऑन करता था तो वाकई देखता था कि वही मेरा गाना है। तो ये मैं भूल नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा जी आपसे गुफ्तगू करके, और आप जो आपका इंटरव्यू है उसका इख्तिताम भी हम देखा ना था, उससे हम इख्तिताम करेंगे। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था। खो गए सपनों में हम, दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था। खो गए सपनों में हम। आलमगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से आगाह कीजिएगा oc.badr@gmail.com। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।